नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपी पीसीआर टीजी 2, यूपी आर्मिनियल टीजी 2, डीआरडीओ सेल आदि परीक्षाओं की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि दोस्तों ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। दोस्तों, ये सारे प्रश्न आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। ये आईटीआई लेवल का आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, इस सीरीज को देखकर बैठ जाना, इससे बाहर प्रश्न नहीं जाने वाला। क्योंकि दोस्तों हमने सभी चैप्टर को एक साथ कंप्लीट करने का एक ही वीडियो में लक्ष्य रखा है। हर हर चैप्टर से 4 से 5 प्रश्न लिए गए हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आ जाता है तो एक लाइक ज़रूर करना। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आज का हमारा प्रश्न है, सूचनात्मक चिन्ह का परिदृश्य रंग होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हरा होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, आईएसओ का पूर्ण मतलब आईएसओ का तात्पर्य क्या है? राइट आंसर दोस्तों, यानी दोस्तों इसका पूर्ण रूप नाम बताना है, यानी फुल फॉर्म। राइट आंसर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन इसका सही उत्तर होगा। जैसा दोस्तों इसके अंतर्गत कार्बन टेट्राक्लोराइड फायर सिलेंडर होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस फायर सिलेंडर होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, वर्कशॉप में भारी सामान उठाते समय अधिकतम भार शरीर के किस अंग पर होना चाहिए? सही उत्तर है पैरों पर होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से सुरक्षा का कौन सा प्रकार व्यावसायिक सुरक्षा नहीं है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सड़क सुरक्षा नहीं है। जबकि दोस्तों मशीन सुरक्षा, शरीर सुरक्षा, कार्य सुरक्षा, ये सभी सुरक्षा के प्रकार हैं व्यावसायिक सुरक्षा के। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसा कि एलटी और एचटी जो लाइन होती हैं, लाइन पर काम करने वाले इलेक्ट्रीशियन के पास क्या डेड डेस्क होना चाहिए? क्या होना चाहिए? राइट आंसर दोस्तों वायरमैन प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो कि दोस्तों वो हाई मतलब ज़्यादा वो एचटी पर जो काम करते हैं उनके पास वायरमैन प्रमाण पत्र होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, जैसा कि एक कर्णक यानी लग में केबल डेड डेस्क का उपयोग करते हुए क्रिम्प किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्रिम्पिंग करने वाला उपकरण जैसे कि चिमटा प्लायर। यहाँ पर देख सकते हैं ये इस प्लायर को। दोस्तों इसमें जो स्किल टेस्ट में होता है, यहाँ से ये पूछ लिया जाता है कि इसमें वायर स्ट्रिप कौन सा है, मतलब वायर कटर कौन सा है जहाँ से वायर कटती है, और क्रिम्पिक जा कौन सा है, और इंसुलेशन ये पूछ लिया जाता है, जो कि दोस्तों स्किल टेस्ट में पूछता है। जैसे कि दोस्तों आपके डीआरडीओ एग्ज़ाम में स्किल टेस्ट दिया गया है, वहाँ पर पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, टी स्क्वायर का उपयोग डेड डेस्क कोण की सटीकता को मापने के लिए किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 90 डिग्री। जैसा कि दोस्तों इसको लकड़ी से बने समकोण को देखने के लिए उपयोग किया जाता है, और यह 150 mm से लेकर 200 mm साइज में उपलब्ध होता है, और इलेक्ट्रीशियन का इस्तेमाल लकड़ी से बने जॉइंट्स को नापने व देखने के लिए करते हैं। इसका ब्लेड कुछ पतला व माइल्ड स्टील अथवा कार्बन स्टील का बना होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, लग को केबल के समापक सिरे पर कसने के लिए डेड डेस्क का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर क्रिम्पिंग प्लायर का उपयोग करते हैं। लग के प्रयोग से सर्वोत्तम विद्युत की संयोजन प्राप्त होता है। केबल के समापक सिरे को लग के फेरुल में जकड़ने के लिए एक विशेष प्रकार के प्लायर का प्रयोग किया जाता है, जो क्रिम्पिंग औजार कहलाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्न में से कौन सा उपकरण एक इलेक्ट्रीशियन के टूल किट में नहीं पाया जाता? राइट आंसर वाइस नहीं पाया जाता। जबकि दोस्तों
इलेक्ट्रीशियन चाकू पाया जाता है, टेस्ट लैंप पाया जाता है, स्क्रू ड्राइवर पाया जाता है, ये सभी चीज़ पाए जाते हैं। और ये आपका वॉइस नहीं पाया जाता। और एक्स्ट्रा मैं बात करूँ तो जैसे कि नोज प्लायर होता है, कटर प्लायर होता है, स्क्रू ड्राइवर होता है, टेस्ट लैंप होता है, ये सारे मान लो ये सभी टूल किट्स आपके इलेक्ट्रीशियन के टूल किट्स में पाए जाते हैं, ये सारे टूल्स पाए जाते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, पृथ्वी का प्रतिरोध है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मतलब ऑप्शन नंबर डी शून्य होता है, ये इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी शून्य होता है। अगला प्रश्न, वैद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वोल्ट एम्पियर घंटा होती है वैद्युत ऊर्जा की इकाई। जैसा कि दोस्तों वैद्युत ऊर्जा बराबर VIT दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर V वोल्ट को दर्शाता, I एम्पियर को दर्शाता है और T जो है वो समय को दर्शाता है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, वैद्युत आवेश का यूनिट है। राइट आंसर कूलम्ब होता है आवेश का मात्रक। जैसा कि करंट का मात्रक एम्पियर होता है और शक्ति का मात्रक वाट होता है और वोल्टेज यानी वोल्ट का मात्रक वोल्टेज का मात्रक वोल्ट होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ की प्रतिरोधकता सबसे कम होती है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कॉपर। दोस्तों जिसकी चालकता ज़्यादा होती है उसकी प्रतिरोधकता बहुत कम होती है। जैसा कि दोस्तों चांदी हो गया, सोना हो गया, इनकी चालकता काफ़ी ज़्यादा होती है तो इनका प्रतिरोधकता मान लो कम होता है। जैसा कि इसमें दिया भी गया है, यहाँ पर देखते हैं उसकी प्रतिरोधकता यानी जिस पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है उसकी प्रतिरोधकता सबसे कम होती है। कॉपर की प्रतिरोधकता सबसे कम होती है क्योंकि चालक पदार्थ के सिल्वर के बाद दूसरा स्थान है तथा गोल्ड का जो है तीसरा स्थान है। कहने का अर्थ ये है दोस्तों, जो चालकता की श्रेणी में पहले नंबर पर चांदी आती है, दूसरे नंबर पर कॉपर आता है और तीसरे नंबर पर है जो कि सोना आता है। ये आप सभी जानते ही होंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रतिरोधक का साइज अधिकतम होगा? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 10 ओम या 50 वाट। 10 ओम और 50 वाट इसका सही उत्तर है। जैसा कि यदि दो रजिस्टेंस यानी प्रतिरोध समान कैपेसिटी के हैं तथा उनकी पावर रेटिंग अलग अलग है, जिस रजिस्टेंस की पावर रेटिंग ज़्यादा होगी उस रजिस्टेंस की साइज अधिक होगी, जिसकी पावर रेटिंग अधिक होगी उस रजिस्टेंस का साइज बड़ा होगा। कहने का अर्थ ये है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, अगर किसी चालक में बहने वाली धारा को तिगुना कर दिया जाए तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा अपने प्रारंभिक मान के डैश हो जाएगी। राइट आंसर दोस्तों 9 गुना हो जाएगी। जैसा कि हम दोस्तों देखते हैं यहाँ पर देख सकते हैं जो हीट बराबर फार्मूला होता है यानी ऊष्मा बराबर I²RT होता है। दोस्तों इसमें जो धारा को तिगुना करेंगे यानी I का मान 3 गुना कर देंगे तो यहाँ पर इसका वर्ग होता है और इसको वर्ग करेंगे तो 9 गुना हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न है, 1 सेकंड में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने वाली तार से बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होगी। जैसा कि दोस्तों इसका मान आप यहाँ से निकाल सकते हैं। NE बराबर होता है IT यहाँ पर I का मान 1 दिया है, T का मान 1 दिया है और दोस्तों N बराबर हमें निकालना है। N बराबर यहाँ पर देख सकते हैं N बराबर IT/E। दोस्तों E का मान नीचे रख देंगे, ऊपर IT का मान रख कर यहाँ पर जैसे कि E का मान आवेश इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश का मान होता है 1.6 × 10⁻19 होता है, इसमें एक का भाग दे मतलब इतने का भाग 1 में दे देंगे तो आपका उत्तर जो निकल कर आ जाएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है आपका, कूलम्ब प्रति इकाई वोल्ट डैश होता है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कैपेसिटेंस होता है। जैसा कि दोस्तों कैपेसिटेंस बराबर यानी C बराबर Q/V होता है, यहाँ पर देख सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, निम्नलिखित में से क्या एक अच्छे विंशवाहक इंसुलेटर यानी इंसुलेटर का लक्षण है?
राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इसका विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होना चाहिए, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों अच्छे कुचालक पदार्थ की प्रतिरोधकता अधिक होने से इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है और इसलिए विद्युत शॉक से बचने के लिए कुचालक पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि दोस्तों आप देखते ही होंगे, जैसे कि प्लास्टिक, लकड़ी, टेप, कागज़, पोर्सलिन, माइका आदि का प्रयोग करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कुचालक यानी इंसुलेटर पदार्थ के लिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के माप की जांच की जाती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसफार्मर तेल की जांच की जाती है। जैसा कि यहाँ पर दिया गया, किसी कुचालक पदार्थ के लिए ट्रांसफार्मर तेल हेतु डाई इलेक्ट्रिक सामर्थ्य की माप की जांच की जाती है और ट्रांसफार्मर तेल के परावैद्युत सामर्थ्य की जांच करते समय 4 mm की दूरी पर वह 60 सेकंड तक 40 kV/सेंटीमीटर RMS की वोल्टता को सहन करने में समर्थ होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, XLPE कॉपर केबल्स की शॉर्ट सर्किट करंट रेटिंग किसके द्वारा शासित होती है? दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी और कंडक्टर प्रतिबाधा होगा, जो कि देख सकते हैं। और दोस्तों हम इसका XLPE का फुल फॉर्म देखते हैं। जैसे कि दोस्तों इसका पूर्ण नाम होता है, यहाँ पर देख सकते हैं, क्रॉस लिंक्ड पॉली एथिलीन केबल्स होता है। यह सबसे उच्च वोल्टेज की केबल होती है। जैसे कि दोस्तों 66 किलोवोल्ट से लेकर 400 किलोवोल्ट तक इसका प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, अर्धचालक की विशिष्ट चुंबकशीलता होती है? राइट आंसर शून्य होती है। अर्धचालक की विशिष्ट चुंबकशीलता शून्य होती है। यह चुंबकीय प्रेरण का चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बीच मौजूद एक अनुपातिक नियतांक होता है। जैसे कि दोस्तों माइक्रो बराबर B/H हेनरी प्रति मीटर होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ का तापमान गुणांक ऋणात्मक है? राइट आंसर कार्बन का। कार्बन का दोस्तों जो है ताप गुणांक होता है वो ऋणात्मक होता है। जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं, जिस पदार्थ का तापमान बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता घटती है उसका प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। जैसा कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, लकड़ी, प्लास्टिक इत्यादि। और जिस पदार्थ का तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है उस प्रतिरोध का ताप गुणांक धनात्मक होता है तथा ऐसा केवल चालक पदार्थों में होता है। जैसे कि चालक पदार्थ कौन कौन से होते हैं? चांदी होता है, कॉपर होता है, सोना होता है, एल्युमिनियम इत्यादि होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, एक सुचालक की प्रतिरोधकता की इकाई डैश डैश है? राइट आंसर ओम इंटू मीटर होती है। जैसा कि दोस्तों फार्मूला देख सकते हैं, प्रतिरोधकता बराबर RA/L, यानी दोस्तों इसका जो मात्रक होता है ओम इंटू मीटर इसकी इकाई होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस कुचालक पदार्थ का परावैद्युत सामर्थ्य उच्च होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी माइका का। जैसा कि वायु का परावैद्युत सामर्थ्य जो है 3000 वोल्ट प्रति mm और दोस्तों रबर का जो परावैद्युत सामर्थ्य है 16000 वोल्ट प्रति mm और वार्निश कैम्ब्रिज माइका की परावैद्युत सामर्थ्य रबर से दोगुनी होती है। इनमें माइका की परावैद्युत सामर्थ्य सबसे उच्च होती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, ओपन सर्किट इलेक्ट्रिकल फॉल्ट को डैश डैश भी कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सीरीज फॉल्ट कहते हैं। चलिए जैसा कि इस अवस्था में परिपथ में धारा प्रवाहित शून्य होती है, अर्थात सर्किट सप्लाई से अलग हो जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ फॉल्ट हो गया तो इसके जो धारा थी, करंट जो था वो अलग हो गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, संधारित्र की इकाई होती है? राइट आंसर फैरेड होती है। करंट की एम्पियर, प्रेरकत्व की हेनरी और वोल्टेज की वोल्ट होती है। अगला प्रश्न, धारिता का जो फार्मूला होता है कूलॉम प्रति वोल्ट होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, जैसा कि दोस्तों ये सवाल है, समांतर में जुड़े प्रत्येक 3 ओम के 3 प्रतिरोधक का समतुल्य प्रतिरोध डैश डैश होगा। समांतर में दोस्तों देख सकते हैं ये समांतर का फार्मूला होता है। अगर दोस्तों एक ही संख्या का प्रतिरोध है तो उसमें दोस्तों फार्मूला होता है R/N, यानी कि जितने जो प्रतिरोध है
और उसकी जो संख्या होती है उससे भाग दे देते हैं तो आपका जो उत्तर निकल कर आ जाता है 1 आ जाता है। पहले तो दोस्तों आप इस फार्मूले से समझ लीजिए, इस प्रकार इसमें से इसका प्रतिरोध निकाल लेंगे, इसका प्रतिरोध जो आएगा 1 आ जाएगा। अगला प्रश्न, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। सोल्डरिंग में फ्लक्स का मुख्य उद्देश्य है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, धातु की सतह को साफ और ऑक्साइड मुक्त करना इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों इसमें देखते हैं, यह एक जोड़ी जाने वाली धातुओं की सतह के ऑक्सीकरण को रोकता है और यह जोड़ पर पिघलाए गए सोल्डर के बहाव में सुगमता प्रदान करता है। यह जोड़ को साफ करता है। यह सोल्डर के शीघ्र पिघलने में सहायता प्रदान करता है। यह ऊष्मा को जाप तक शीघ्रता से पहुंचने में सहायक होता है और यह सतह पर जंग लगने से बचाता है। यह जोड़ को मजबूती प्रदान करता है। ये कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो कि आपको जानने बेहद ज़रूरी थे। अगला प्रश्न दिया गया है, सोल्डरिंग करने के लिए अनुशंसित कॉन्फ़िगरेशन है, राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लैप जोड़ है, जो कि दोस्तों दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें डायग्राम द्वारा आपको समझाया गया, आप यहाँ पर समझ सकते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, 3 फेज यानी तीन फेज वाली आपूर्ति प्रणाली में किस प्रकार के भू रिसाव सर्किट ब्रेकर का प्रयोग किया जाता है, राइट आंसर चौहरे पोल कर, यानी चौथे मतलब 4 प्रकार के जो पोल होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। सर्किट ब्रेकर का एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस है जो किसी विद्युत परिपथ में फॉल्ट होने पर उस परिपथ को मेन सप्लाई से अलग कर देता है और यह मैनुअली और ऑटोमेटिकली दोनों रूप से संचालित होता है। इन्हें प्रायः मतलब आर्क बुझाने वाले माध्यम के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, एमसीबी का पूर्ण रूप मतलब एमसीबी का पूरा नाम बताना है। आपको सभी को पता होगा, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर दोस्तों हम इसका कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जैसे कि आजकल मुख्य स्विच फ्यूज इकाइयों के स्थान पर एमसीबी इकाइयों का उपयोग सामान्य रूप से किया जाता है। फ्यूज सामान्यतः लघु परिपथ से विद्युत परिपथ के रक्षण हेतु लगाया जाता है, लेकिन एमसीबी विद्युत परिपथ को शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड दोनों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रदान करता है और इसे एक नाब द्वारा हाथ से भी ऑन अथवा ऑफ किया जा सकता है तथा 2 स्थितियों में यह स्वतः ऑफ हो जाती है। चलिए, जैसा कि दोस्तों एमसीबी आप जानते ही होंगे। अगला प्रश्न है, ग्रीन नोब एल श्रृंखला यानी एल सीरीज एमसीबी का डेड डैश में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लाइटिंग सर्किट इसका सही उत्तर है। चलिए जैसे कि अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, तड़ित निरोधक डेड डैश के बीच जुड़े होते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फेज और भूमि यानी फेज और भूमि के बीच जुड़े होते हैं। जैसा कि दोस्तों लाइटिंग अरेस्टर का प्रयोग उपकेंद्रों पर सुरक्षा के लिए किया जाता है। आधुनिक लाइटिंग अरेस्टर में निगेटिव रेजिस्टेंस अभिलक्षण वाले रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, किसी प्लेटिंग प्रक्रिया में तापमान में वृद्धि का समानता परिणाम है, राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, निक्षेपण दर को बढ़ाता है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए जैसा कि दोस्तों धातु जो कि विद्युत की सुचालक धातु जो होती हैं विद्युत की सुचालक होती हैं, पर मिश्र धातु की परत चढ़ाकर इसे विद्युत रोधी बनाया जाता है, इसे रबर कहते हैं और इसके अंतर्गत धारा घनत्व यानी 100 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर रखा जाता है। चूँकि धारा घनत्व जो होता है, धारा घनत्व बराबर धारा अपान क्षेत्रफल इसका फार्मूला होता है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, सीसा सेल में ऋणात्मक प्लेटों की संख्या कितनी होती है, सही उत्तर है धनात्मक प्लेट से 1 अधिक होती है। चलिए, जो लेड एसिड सेल में जो ऋणात्मक प्लेटों की संख्या जो होती है हमेशा धनात्मक प्लेटों की संख्या से 1 अधिक होती है तथा कैपेसिटर में भी ऋणात्मक प्लेटों की संख्या धनात्मक से 1 अधिक होती है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, ऐसा सेल
जिसमें रासायनिक प्रक्रिया विपर्यायी नहीं होती है कहलाता है? सही उत्तर प्राथमिक सेल कहलाता है। यानी दोस्तों ये रिचार्जेबल नहीं होता, इसे आप पुनः नहीं प्रयोग में ला सकते हैं। ये एक बार खराब हो गए तो खराब हो गए। चलिए, जैसा कि हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, इसमें कुछ व्याख्या देखते हैं। ऐसा सेल जिसमें रासायनिक क्रिया विपर्यायी नहीं होती है अर्थात दोबारा आवेशित नहीं किया जा सकता, प्राथमिक सेल कहलाता है। ऐसा सेल जिसमें रासायनिक क्रिया बार बार की जा सके अर्थात दोबारा आवेशित किया जा सके, द्वितीयक सेल कहलाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा घटक चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, कार्बन इंडक्टर इसका सही उत्तर होगा। इसका फार्मूला जैसा कि देख सकते हैं, U बराबर 1/2 Li², जैसा कि दोस्तों L बराबर प्रेरकत्व और I विद्युत धारा को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न, सभी प्रेरण प्रकार के ट्रांसड्यूसर निम्नलिखित पर आधारित हैं। सही उत्तर फैराडे के नियम पर आधारित हैं। जबकि किसी परिपथ में संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है जो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न, चुंबकीय फ्लक्स का लोहे के कोर में संतृप्तिकरण होने को क्या कहते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, हिस्टैरिसीस कहते हैं। हिस्टैरिसीस हानि का फार्मूला देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है। यह हिस्टैरिसीस हानि लौह कोर में ऊष्मा के रूप में व्यय होता है। हिस्टैरिसीस हानि द्वारा हिस्टैरिसीस हानि धारा के अग्र और पश्च चालन के होने पर कोर अणुओं के चुंबकित और विचुंबकित होने का कारण होता है। अगला प्रश्न, एसी करंट वोल्टेज को प्रेरित कर सकता है क्योंकि इसमें होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र होता है। परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण ही अन्योन्य प्रेरण की प्रक्रिया संभव होती है। अगला प्रश्न, प्रत्यावर्ती धारा उत्पादक इस सिद्धांत पर कार्य करता है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, फैराडे के नियम पर कार्य करता है। जैसा कि आप फैराडे का प्रथम नियम और द्वितीय नियम देख सकते हैं। जैसा कि हम बात करते हैं फैराडे का जो प्रथम नियम है, जब किसी परिपथ या कुंडली के संलग्न चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ या कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। और दूसरा नियम क्या कहता है? किसी परिपथ या कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल परिमाण फ्लक्स परिवर्तन की दर के अनुपाती होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, देख सकते हैं, स्रोत से भार तक अधिकतम शक्ति हस्तांतरण कब होता है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जब स्रोत प्रतिरोध लोड प्रतिरोध के बराबर होती है। ये इसका सही उत्तर है। चलिए, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, स्रोत से भार अधिकतम शक्ति हस्तांतरण तब होता है जब स्रोत प्रतिरोध लोड प्रतिरोध के बराबर होता है, यानी कि R बराबर RL। यहाँ पर देख सकते हैं प्रतिरोध यानी प्रतिरोध लोड बराबर होते हैं। किसी जैव वक्रीय आगत देने पर तंत्र की प्रक्रिया डैश प्रतिक्रिया कहलाती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, आवृत्ति इसका सही उत्तर होगा। चलिए, कला की कितनी डिग्रियां एक पूर्ण चक्र की परिचायक हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 360 इसका सही 360 डिग्री है, जो कि सही उत्तर है। साइन वेव व वेव फॉर्म में दिखाया गया है। यहाँ पर एक चक्कर पूरा होने पर 360 का कोण घूमती है, जैसे कि दोस्तों ये साइकिल आप देख सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 100 वाट और 200 वोल्ट लैंप का प्रतिरोध होता है। दोस्तों इसका जो आप हल करेंगे तो जैसे कि दोस्तों इसमें फार्मूला दिया गया है, R बराबर V²/P होता है। V का मान कितना है? 200 V² है तो 2 बार कर देंगे अपन 100, मतलब P का मान अपन 100 कर देंगे तो यहाँ पर काट देंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा 400 ओम सही उत्तर होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दोस्तों हमने सभी प्रकार के प्रश्न लिए हैं, कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो छूट गया होगा। इसलिए दोस्तों ये आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। और ये खासकर ये जो यूपी आर्मिनल TG2 का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है, ये इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। जैसा कि अगला प्रश्न है, एक 3 फेज प्रणाली में फेज वोल्टता में निम्न अंतर आ सकता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 120 डिग्री कोण का अंतर होता है। चलिए, अगला प्रश्न है, साइन तरंग की
आकृति गुणक निम्न के समतुल्य है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए IRMS अपन आई एवरेज, यानी धारा एवरेज, जो कि इसका सही उत्तर है। यहाँ पर देख सकते हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए चित्र में किस प्रकार की अर्थिंग दर्शाई गई है। दोस्तों इसमें जो अर्थिंग है, इसमें आपको बताना है कौन सी अर्थिंग इसमें दर्शाई गई है। जैसा कि दोस्तों ये जो अर्थिंग है, ये प्लेट अर्थिंग इसमें बनाई गई है। यहाँ पर फिगर द्वारा आप समझ सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अर्थिंग पाइप, अर्थ राइट और नट बोल्ट वाशर यहाँ पर दिए गए हैं। और अर्थ प्लेट है, ये जो है अर्थ प्लेट है। और ये चारकोल सॉल्ट, यानी जो चारकोल होता है जिसमें नमक और वाटर मिलाकर इसमें डालते हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं इनके कण दिए गए हैं। अगला प्रश्न, अर्धचालक डैश डैश को पृथ्वी में प्रेषित करने के लिए पथ उपलब्ध हो करता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए लीकेज धारा, इसका सही उत्तर हो। यह एक उपकरण की लीकेज धारा से सुरक्षा प्रदान करता है। उपकरण पर कार्य कर रहे व्यक्ति को झटकों से अर्थ चालक बचाता है। यानी दोस्तों आपको झटका ना लगे, यानी आपको करंट ना लगे, इससे आपको ये अर्थ बचाता है। चलिए अगला प्रश्न है, घरेलू वायरिंग में अर्थ लाइन के लिए प्रयुक्त तांबे का न्यूनतम आकार डैश डैश होना चाहिए। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 2 mm स्क्वायर होना चाहिए। यानी घरेलू वायरिंग में जो है अर्थ लाइन के लिए जो प्रयुक्त है वो 2 mm तक का होना चाहिए। अगला प्रश्न, मानव शरीर की जल में भीगी हुई त्वचा का प्रतिरोध होगा। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1 किलो ओम होता है। जबकि दोस्तों इसमें और जानकारी हम जानते हैं, जैसे कि मानव शरीर की जल से भीगी हुई त्वचा का प्रतिरोध 1 ओम होता है तथा मानव शरीर में 3 मिली एम्पियर से 9 मिली एम्पियर तक की धारा को झटका एक बार सह सकता है। मतलब इतनी एम्पियर तक की धारा मानव सह सकता है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, दिया हुआ चित्र किसका अभिलक्षण वक्र है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी LED का ये मान लो चित्र बना हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं उत्सर्जित प्रकाश, और यहाँ पर इसका फिगर आप समझ सकते हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, डायोड पर पश्च बायसित होने का प्रभाव है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए बैरियर विभव बढ़ा देता है, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि डायोड के पश्च बायसित होने के बायसित होने का प्रभाव बैरियर विभव बढ़ा देता है तथा डायोड के फॉरवर्ड बायस में बैरियर पोटेंशियल कम हो जाता है तथा थर्मल रन अवे की क्रिया में बैरियर विभव शून्य हो जाता है। ये इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अगला प्रश्न, एक डायोड अग्र अभिनति होता है यदि। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए कैथोड के सापेक्ष एनोड धनात्मक हो, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, किसी ट्रांजिस्टर का आधार होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी लाइटली डोप्ड, इसका सही उत्तर होगा। जैसे कि ट्रांजिस्टर में आधार कलेक्टर एवं एमीटर के बीच होता है, इसका आकार 10⁻⁻6 मीटर लगभग होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, किसी ट्रांजिस्टर का उपयोग हो सकता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी प्रवर्धक के रूप में, स्विच के रूप में, ये दोनों हो सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, जटिल परिपथों में स्थिरता गुणांक यानी S बराबर IC/ICO, जहाँ की यहाँ पर देख सकते हैं इसको डेल्टा होता है, मतलब ये जो चित्र बना हुआ है ये डेल्टा के रूप में प्रदर्शित करता है। इसमें देखना है आपको कौन सा इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर समझ सकते हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, ऊष्मीय स्थिरता की आवश्यकता है कि। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ट्रांजिस्टर द्वारा प्रति सेकंड पैदा की गई ऊष्मा उसके द्वारा प्रति सेकंड निकाली गई ऊष्मा से कम हो, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्मित एम्पलीफायर से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी प्रत्यक्ष युग्मित एम्पलीफायर, इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि एम्पलीफायर युग्मन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जैसे कि
युग्मन एम्पलीफायर, ट्रांसफार्मर युग्मन, प्रत्यक्ष युग्मन, इनका उपयोग इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, क्लास सी एम्पलीफायर की कार्य क्षमता निम्न में से कितनी होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 70 से 75 तक होती है। जैसा कि क्लास ए की एम्पलीफायर कार्य क्षमता जो है 25% और बी की जो है कार्य क्षमता 78.5% और क्लास सी एम्पलीफायर की कार्य क्षमता जो है 87.5% होती है। और सबसे अधिक कार्य क्षमता क्लास सी एम्पलीफायर का होता है, इसलिए इसके अनुसार विकल्प के अनुसार 70 से 75 सामान्यतः सही होगा। अगला प्रश्न, मतलब ये इसकी जो होती है क्लास सी की 70 से 75 तक होती है, यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न, किस प्रकार के शक्ति एम्पलीफायर में इनपुट सिग्नल के पूरे चक्र के लिए आउटपुट धारा प्रवाहित होती है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए क्लास ए यानी श्रेणी ए के अंतर्गत प्रवाहित होती है। जैसा कि यहाँ पर हम समझते हैं, श्रेणी ए के एम्पलीफायर में सिग्नल वोल्टेज इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि इनपुट सिग्नल के पूरे समय के लिए कलेक्टर धारा प्रवाहित रहे। इस एम्पलीफायर की डिफिकल्टी सर्वोत्तम, डिस्टॉर्शन न्यूनतम तथा आउटपुट पावर कम होती है। इसकी दक्षता जो होती है 20 से 30% तक होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, एक नियंत्रण प्रणाली के थायरिस्टर पर कम वोल्टेज ड्रॉप के कारण डेड है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी दक्षता उच्च होती है, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि थायरिस्टर एक उच्च विद्युत धारा वोल्टता तथा शक्ति क्षमता की अर्धचालक युक्ति है। यह 4 या उससे अधिक अर्धचालक खंडों से निर्मित 3 या उससे अधिक पीएन संधि वाली युक्तियां होती हैं। जैसे कि थायरिस्टर युक्तियां जो हैं निम्नलिखित प्रकार की हैं, जैसे कि एससीआर, ट्रायक, डायोड, लेज़र, शॉटकी डायोड, ये सभी होते हैं। जैसे कि डायक होता है, यहाँ पर ये सारे डिवाइस हैं। चलिए अगला प्रश्न है, एक चैनल जो एक एन टाइप अर्धचालक की एक संकीर्ण पट्टी होता है, उसे बनाने के लिए निम्नलिखित में से एक किस ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी एफईटी यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का उपयोग करते हैं। एफईटी एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है जिसका चालन केवल मेजॉरिटी कैरियर्स द्वारा होता है, अतः यह यूनिपोलर डिवाइस होती है। इसका पूरा नाम फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा द्विदिशिक युक्ति है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी ट्रायक, ये एक द्विदिशिक युक्ति है। जैसा कि अर्धचालक ट्रायक एक 3 टर्मिनल युक्ति द्विदिशात्मक अर्धचालक युक्ति है जिसे शक्ति नियंत्रण के लिए उपयोग किया जाता है। ट्रायक का अभिप्राय ट्रायक ट्रायोड तथा ट्रायक जो होता है ट्रायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा का नियंत्रण करने वाली 3 सिरों की युक्ति से एससीआर को प्रत्यावर्ती धारा के ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए नियंत्रण जैसे अनुप्रयोग हेतु उपयोग नहीं किया जा सकता है, अर्थात इस कार्य हेतु ट्रायक का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, जब कपलर्स, बेंडर्स, जंक्शन बॉक्स और टीज का उपयोग किया जाता है तो सैंडल को ऐसी फिटिंग्स के केंद्र से 1.5 सेंटीमीटर से दूर पर फिट किया जाना चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 30, ये इसका सही उत्तर है। चलिए जैसा कि दोस्तों इसमें देख सकते हैं, बैंड जिस जगह से पाइप को 90 डिग्री पर मोड़ना होता है वह बैंड का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं, इसे बैंड कहते हैं। और देख सकते हैं टी जो होता है कंड्यूट पाइप के तारों को ऊपर से नीचे तथा नीचे से ऊपर लाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये जो टी होता है देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, अधिक जानकारी देख सकते हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 15 एम्पियर की अधिक रेटिंग वाले आउटलेट को किस तरह से जोड़ा जाना चाहिए? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी एक डीपी स्विच से। जैसा कि डीपी स्विच सिंगल फेज एसी अथवा डीसी सप्लाई लाइन के लिए मेन स्विच का कार्य करता है। अगला प्रश्न, किसी भी 500 वोल्ट अधिष्ठापना पर इंसुलेशन प्रतिरोध निम्नलिखित से कम नहीं होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 50 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न आपका दिया गया है,
यहाँ पर देख सकते हैं लाइटिंग पर यानी सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। जो लाइटिंग परिपथ होता है ये दोस्तों ये जो होता है ये एल से इसको मिला यानी चौथे से मिलाएंगे, ये मतलब एल सीरीज का हरा नाभ होता है। और मोटर जो परिपथ होता है, मोटर परिपथ इसमें जो होता है जो जी सीरीज का नीला नाभ होता है, जो कि इसको 3 से मिलाएंगे यानी 3 से। आइसोलेटर जो होता है, आइसोलेटर ये दोस्तों लाल नाभ वाली होती है और डीसी परिपथ काली नाभ वाली होती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपको अगला प्रश्न दिया गया है, विद्युत वायरिंग में अधिकतम का पालन किया जाना चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी भारतीय विद्युत नियम 1956 के अनुसार इसका सही उत्तर है, इसका पालन करता है। जैसा कि अगला प्रश्न है, पीवीसी का तात्पर्य क्या है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी पॉलीविनाइल क्लोराइड इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस कम्यूटेशन विधि में इंटरपोल्स का प्रयोग किया जाता है जिसके कारण ब्रशों को घूर्णन की दिशा में अग्रवर्ती होने की आवश्यकता नहीं होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इंटरपोल विधि इसका राइट आंसर है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव चुंबकीय उदासीन यानी न्यूट्रल अक्ष को डेड डैश की ओर स्थानांतरित होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जनित्र के लिए घूर्णन की दिशा इसका सही उत्तर है। चलिए जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, चुंबकीय उदासीन अक्ष यानी एमएनए एक ऐसी अक्ष होती है जहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान शून्य होता है, अर्थात कोई भी विद्युत वाहक बल नहीं प्रेरित होता है। निर्भर पर एमएनए तथा जीएनए से एक ही अक्ष पर होता है। दोस्तों हमने सारे टॉपिक को क्लियर किया है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, अब मशीनों से प्रश्न शुरू हो गए हैं। हमने ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो कि छोड़ दिया है। चलिए दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, डीसी मशीन के किस भाग को बार बार मरम्मत की आवश्यकता होती है। राइट आंसर ब्रश और कम्यूटेटर के भाग को बार बार मरम्मत की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनके मध्य स्पार्किंग घिसावट इत्यादि के कारण इनकी क्षति होती रहती है। अगला प्रश्न, किसी मोटर को एक जनरेटर के रूप में कार्य करने के लिए उसमें क्या होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रोटर इसके स्टेटर की तुल्यकालिक गति से अधिक तेज गति से घूर्णन करना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, डीसी जनरेटर में ध्रुवों की संख्या और आर्मेचर चालकों की संख्या नियत होती है। निम्नलिखित में से कौन सी कुंडली अपेक्षाकृत उच्च विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ प्रदान करेगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी तरंग कुंडली यानी वेव वाइंडिंग इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों वेव वाइंडिंग में जो होता है उच्च विद्युत वाहक बल तथा कम धारा प्राप्त होती है। जैसे कि देख सकते हैं ए बराबर जेड, यहाँ पर देख सकते हैं लैप जिसमें जो होती है वेव वाइंडिंग में जो होता है, वेव वाइंडिंग बराबर जो वाइंडिंग संख्या होती है इसमें 2 होती है, जबकि लैप वाइंडिंग में जो होता है उच्च धारा तथा कम वोल्टेज प्राप्त होती है। लैप वाइंडिंग में यानी दोस्तों इसमें समांतर पथों की संख्या और पोल्स की संख्या इसमें बराबर होती है लैप में। अगला प्रश्न, असंतृप्त डीसी मशीन की आर्मेचर प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप डेड डैश का प्रभाव उत्पन्न होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी प्रतिचुंबकन यानी क्रॉस मैग्नेटिज्म इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि ऐसी प्रक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप मुख्य फ्लक्स प्रभावित होता है आर्मेचर प्रतिक्रिया कहलाती है। अगला प्रश्न दिया गया है, अंतराध्रुव यानी इंटरपोल का मुख्य कार्य डीसी मोटर के भारित यानी लोड होने पर ब्रश और दिक् परिवर्तक यानी कम्यूटेटर के बीच डेड डैश को कम करना है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी स्फुलिंगन इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, ये मशीन मोटर या जनरेटर के भारित होने पर ब्रशेस और कम्यूटेटर के बीच स्फुलिंगन यानी स्पार्किंग को करना, और ये आर्मेचर रिएक्शन को क्रॉस चुंबकन प्रभाव को कम करते हैं। या कम्यूटेशन यानी दिक् परिवर्तक को सुगमता यानी सुधारता है, यानी मतलब दिक् परिवर्तन जो होता है उसको सुधारता है। अगला प्रश्न, एक डीसी मोटर में एक दिशिक बला घूर डेड डैश की सहायता से उत्पादित किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी ब्रश और दिक् परिवर्तक इसका सही उत्तर है।
जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, कम्यूटेटर को मैकेनिकल रेक्टिफायर के रूप मतलब मैकेनिकल रेक्टिफायर के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्य कार्य बी डायरेक्शन सिग्नल को अंडर अनडायरेक्शनल सिग्नल में परिवर्तित परिवर्तित करना होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भार एक शंट मोटर द्वारा बेहतर संचालित होगा? राइट आंसर शंट यानी अपकेंद्री पंप इसका सही उत्तर होगा। जो शंट मोटर होता है इसका बेहतर संचालन जो होता है अपकेंद्री पंप होता है। और दोस्तों इसका प्रयोग जो होता है, शंट मोटर का जो प्रयोग होता है लेथ मशीन, सेंट्रीफ्यूगल पंप और पंखा, ब्लोवर्स, प्रिंटिंग प्रेस इत्यादि में किया जाता है। अगला प्रश्न, दृष्ट धारा यानी सीरीज मोटर कब अतिचालित होती है? राइट आंसर भार हटने पर इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, दृष्ट धारा मोटर में प्रति पोल अभिवाह कम होता है जो डेड है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए मोटर गति बढ़ाता है, इसका सही उत्तर होगा। जैसे कि दोस्तों मोटर की गति के संबंध में आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न, दृष्ट धारा मोटरों में प्रवर्तक यानी स्टार्टर के लिए आवश्यक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अतिरिक्त प्रवर्तन धारा से बचने, इसका सही उत्तर है। चलिए जैसा कि यहाँ पर देखते हैं, मुख्यतः स्टार्टर एक प्रकार का प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस होता है जिसको आर्मेचर के सीरीज में जोड़ा जाता है, जिससे यह स्टार्टिंग करंट को सीमित करता है। जैसा कि दोस्तों डीसी मोटर में प्रयुक्त जो स्टार्टर होते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर। 2 पॉइंट स्टार्टर का जो उपयोग होता है सीरीज मोटर में करते हैं, और 3 पॉइंट स्टार्टर का जो उपयोग होता है शंट और कंपाउंड में करते हैं, और 4 पॉइंट का भी शंट और कंपाउंड मोटर में करते हैं। अगला प्रश्न सवाल है दोस्तों, इसको आपको पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठना है और ये सवाल को आपको खुद से लगाना है। जैसे कि हम देखते हैं, एक 4 पोल 500 वोल्ट शंट मोटर में इसके आर्मेचर पर 720 तरंग संयोजित यानी वेव संयोजित कंडक्टर लगे हुए हैं, और पूर्ण भार आर्मेचर धारा 60 एम्पियर और अभिवाह प्रति पोल 0.03 वेबर, आर्मेचर प्रतिरोध 0.2 ओम और संपर्क पात प्रति ब्रुश 1 वोल्ट, और मोटर की पूर्ण भार गति क्या है? दोस्तों इसको जब आप हल करेंगे तो आपका जो उत्तर निकल कर आ जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं 675 आरपीएम सही उत्तर निकल कर आएगा। दोस्तों ये काफ़ी थोड़ा लंबा सवाल जाएगा, यहाँ पर आप इसे हल कर लेना। अगर ना हल कर पाएँ तो आप कमेंट कर देना, हम हल करके टेलीग्राम पर डाल देंगे। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। किसी ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से किस शीतलन प्रणाली को प्राथमिकता नहीं दी जाती? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी एयर ब्लास्ट यानी कूल्ड वाटर फील्ड, इसका सही उत्तर होगा। चलिए जैसा कि दोस्तों ट्रांसफार्मर के शीतलन के लिए मुख्यतः ट्रांसफार्मर ऑयल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में प्रति मोड़ प्रेरित आरएमएस विद्युत वाहक बल क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, इसका फार्मूला 4.44 एफ यानी F5NV, इसका सही उत्तर होगा। जैसे कि दोस्तों इसका जो फार्मूला होता है, इसमें हम इसका मान जो 5M बराबर होता है मैक्सिमम फ्लक्स जो होता है, और F जो होता है ये फ्रीक्वेंसी होती है, N जो होता है नंबर ऑफ टर्न होते हैं, और 5 जो होता है ये फ्लक्स होता है, और 5 मैक्सिमम साइन ओमेगा टी होता है। जैसा कि दोस्तों इसका फार्मूला एक और होता है, यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर इसका मान निकाला गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका संबंध जो है पूरा निकाल कर इसमें से इतना आ जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों इसमें सिर्फ आपको फार्मूला याद रखना है और ज़्यादा जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। चलिए हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर आपको अगला प्रश्न दिया गया है, एक मापने वाला उपकरण जो नियंत्रण टॉर्क लगाने के लिए गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण का उपयोग करता है केवल डैश डैश स्थिति में उपयोग किया जा सकता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए खड़ा यानी वर्टिकल, इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों इसमें हम देखते हैं, वैद्युत मापक यंत्र में 2 प्रकार का नियंत्रण टॉर्क होता है, जैसा कि स्प्रिंग नियंत्रण और दूसरा गुरुत्व नियंत्रण होता है।
गुरुत्व नियंत्रण प्रणाली केवल ऊर्ध्वाधर या खड़ा यानी वर्टिकल में ही प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिगर द्वारा समझ भी सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, डेड डैश का उपयोग एक प्रतिरोध को आउटपुट करने के लिए किया जा सकता है और जो उस पर लागू वोल्टेज का एक कार्य होगा। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पोटेंशियोमीटर इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों इसमें हम देखते हैं, पोटेंशियोमीटर का उपयोग एक प्रतिरोध को आउटपुट करने के लिए किया जाता है जो उस पर लागू वोल्टेज का कार्य करता है। अगला प्रश्न, क्षैतिज रन्स में क्लिंचर के बीच की दूरी निम्नलिखित में से किससे अधिक नहीं हो सकती। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 10 सेंटीमीटर इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका सवाल है दोस्तों, वीडियो को रोककर इस सवाल को आपको खुद से हल करना है ताकि यहाँ पर आप हल कर लो तो वहाँ पर एग्ज़ाम में आपको परेशानी ना हो, वहाँ पर आप सिंपल से हल कर सकें। जैसा कि 3 फेज 400 वोल्ट और 10 HP पिंजरी फेज मोटर के लिए फ्यूज की रेटिंग क्या होगी। दोस्तों आप हल करोगे तो आपका जो उत्तर निकल कर आ जाएगा 25 एम्पियर इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों कुछ नहीं, इस फार्मूले पर मान रख देना है, आपका सही से उत्तर निकल कर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, हस्तचालित घूर्णक प्रतिरोध स्टार्टर वाले स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में विध्रुवक अंतःपर्शन किस तरह से जुड़ता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, स्टार्ट बटन के सीरीज में जुड़ता है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, रोटर यानी घूर्णक जो होता है प्रतिरोध स्टार्टर के प्रयोग स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है और इस स्टार्टर में 3 प्रतिरोध होते हैं। जो ये स्टार्टर होता है इसमें 3 प्रतिरोध होते हैं जो आपस में प्रतिरोधक भुजाओं के माध्यम से स्टार में जुड़ते हैं। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की विद्युतीय अंतःपर्शन स्टार्ट बटन के सीरीज में होता है। अगला प्रश्न, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर इसको फिगर द्वारा आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं स्टार्टर बना हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, एक स्लिप रिंग प्रेरण मोटर डेड डैश क्या होती है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में उच्च तांबा हानि होती है। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, एक स्लिप रिंग प्रेरण मोटर में SRIM यानी स्लिप रिंग में उच्च ताम्र हानि होती है। SRIM का प्रयोग शुरुआती बलाघूर्ण उच्च प्राप्त करने के लिए किया जाता है। SRIM के रोटर पर प्रतिरोध लगाकर उच्च बलाघूर्ण प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है, यदि 6 पोल इंडक्शन मोटर के स्टेटर की आपूर्ति की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है और रोटर की आवृत्ति 2 हर्ट्ज है तो स्लिप की प्रतिशतता क्या होगी। दोस्तों इसका जो उत्तर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर सी 4% होगा। चलिए हम आपको समझा देते हैं। जैसे कि दोस्तों रोटर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला जो होता है यहाँ पर देख सकते हैं, एस स्टेटर फ्रीक्वेंसी और स्लिप, इसका यहाँ पर स्लिप का मान निकाल लेंगे दोस्तों। एस बराबर यानी स्लिप बराबर रोटर फ्रीक्वेंसी अपन स्टेटर फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर देख सकते हैं इस सभी का मान रख देंगे तो आपका जो उत्तर निकल कर आ जाएगा 4% सही उत्तर होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। घूमता हुआ एक 2 किलोवाट 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर में 0.7 लैगिंग पावर फैक्टर को 60% की दक्षता है। मोटर द्वारा लिया गया करंट कितना होगा। दोस्तों इसमें जो आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर डी 20.4 एम्पियर जो कि निकल कर आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ फार्मूले पर मान रखा गया है और आपका आंसर निकल कर आ गया है। चलिए कैलकुलेशन आप खुद से करना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा बन रहा है, इसे जल्दी समाप्त करना है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं, एक सीलिंग फैन में जिसमें संधारित्र यानी कैपेसिटर प्रारंभ मोटर लगी है स्विच बंद करने पर घूमती नहीं है। यदि उसे किसी भी दिशा में धक्के से घुमा दिया जाए तो वह चलने लगती है, इसका कारण क्या होगा। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ओपन कैपेसिटर यानी खुला धारक होगा। चलिए जैसा कि दोस्तों इसमें देख सकते हैं, अगर कोई मोटर जिसका कैपेसिटर ख़राब हो गया हो यानी उसमें स्टार्टिंग टॉर्क नहीं बन रहा हो तो दोस्तों वो स्टार्ट मोटर नहीं हो रही है, अगर उसे आप डंडे से या किसी छड़ी से अगर उसे आप घुमा देंगे, उसे रोटेशन दे देंगे तो मोटर अपने मतलब घूमने लगेगी उसी दिशा में।
जैसे कि दोस्तों यदि उसे किसी दिशा में धक्के से घुमा दिया जाए तो वह चलने लगती है। इसका कारण खुला यानी ओपन कैपेसिटर होता है, यानी खुला संधारित्र होता है। अगला प्रश्न, कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर की दिशा क्या बदलने से विपरीत की जा सकती है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, गतिशील कुंडलन यानी गतिशील वाइंडिंग तथा या आरंभिक वाइंडिंग के संबंध बदलना, ये इसका सही उत्तर होगा। यानी गतिशील वाइंडिंग अथवा आरंभिक वाइंडिंग के संबंध में बदलना इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर की दिशा गतिशील कुंडलन यानी कुंडलन अथवा प्रारंभिक कुंडलन के संबंध में बदलने से परिवर्तित किया जा सकता है। यदि संधारित्र यानी कैपेसिटर प्रारूपी मोटरों की प्रारंभिक कुंडलन के श्रेणी क्रम में अपकेंद्री स्विच लगा दिया जाए तो यह कैपेसिटर स्टार्ट मोटरें कहलाती हैं। अगला प्रश्न, सिंगल फेज मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच का कार्य मतलब सेंट्रीफ्यूगल स्विच का क्या काम है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मोटर जब 75% गति पकड़ ले तब प्रारंभिक कुंडलन का अलग करना, इसका सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, जब इसमें 75% गति पकड़ लेती है तो ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है, वो अलग हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, वॉशिंग मशीन एवं मिक्सर में सामान्यतः प्रयुक्त मोटर मोटर का प्रकार क्या होगा? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सार्वत्रिक मोटर यानी यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग करते हैं वॉशिंग मशीन में। चलिए, जैसा कि 1 HP कितने वाट के बराबर होता है? सही उत्तर दोस्तों 746 वाट 1 HP बराबर होता है। और जो ये दोस्तों ब्रिटिश प्रणाली में होता है और जो मीट्रिक प्रणाली में 1 HP होता है 735.5 वाट मीट्रिक प्रणाली में होता है। चलिए अगला प्रश्न है, पोर्टेबल ड्रिल में निम्नलिखित में से किस मोटर का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर, यूनिवर्सल मोटर का उपयोग करते हैं। जैसा कि दोस्तों पोर्टेबल ड्रिल में यूनिवर्सल मोटर का उपयोग किया जाता है क्योंकि इस मोटर को उच्च प्रारंभिक बलाघूर्ण तथा उच्च गति जो कि ड्रिल के लिए वांछनीय होती है। अगला प्रश्न, संधारित्र परिवर्तित एकल फेज यानी सिंगल फेज मोटर कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर में यदि कैपेसिटर के स्थान पर डैश डैश लगा दिया जाए तो भी मोटर उसी दिशा में चलती रहेगी। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्रतिरोध लगा दिया जाए तो उसी दिशा में चलती रहेगी। जैसा कि दोस्तों हम यहाँ पर जानते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं, किसी टेबल फैन की गति को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, I/P वोल्टेज को नियंत्रित करके, इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों अगर आपको अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर इसकी PDF दे दी जाएगी। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एक सिंक्रोनस मोटर को एक सिंक्रोनस संधारित्र की तरह प्रयोग कर सकते हैं जब यह होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अति उत्तेजन, इसका सही उत्तर होगा। यानी अति उत्तेजन राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हम जानते हैं, एक तुल्यकालिक मोटर में क्षेत्र कुंडली को अधिक उत्तेजन करने पर तुल्यकालिक संधारित्र की तरह मोटर का कार्य करने लगती है और सिंक्रोनस मोटर को पश्चगामी, अग्रगामी और इकाई शक्ति गुणक पर चलाया जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, तुल्यकालिक यानी सिंक्रोनस मोटर डैश डैश पर प्रचलित हो सकती है। राइट आंसर दोस्तों पश्चगामी, अग्रगामी और इकाई शक्ति गुणक पर संचालित हो सकती है। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। जैसा कि अगले प्रश्न पर जाने से पहले यहाँ पर कुछ पॉइंटों को जान लेते हैं। जब मोटर के क्षेत्र कुंडली पर अधिक उत्तेजन दिया जाता है तो मोटर अग्रगामी पर प्रचालित होती है और दोस्तों क्षेत्र कुंडली यानी फील्ड कॉइल पर कम उत्तेजन दिए जाने पर मोटर पश्चगामी पर प्रचलित होती है। दोस्तों ये प्रश्न पूछे जाते हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। और क्षेत्र कुंडल पर जब सामान्य उत्तेजन दिए जाने पर मोटर की इकाई शक्ति गुणक पर प्रचालित होती है यानी इकाई होती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है,
तुल्यकालिक यानी सिंक्रोनस मोटर शुरू करने के लिए किस विद्युत आपूर्ति की जरूरत होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 3 फेज एसी और डीसी की आपूर्ति की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न दिया गया है, यदि कुंडली विस्तृत पोल अंतराल से कम है तो कुंडली यानी वाइंडिंग डैश डैश कही जाएगी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, आंशिक अंतरालित कही जाएगी। चलिए, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें चिंगारी को कम करता है और तरंग आकार को सही करता है। यहाँ पर फिगर द्वारा आप समझ सकते हैं। चलिए, जैसा कि दोस्तों अगला प्रश्न है, दिष्ट धारा मशीन में प्रागामी कुंडली के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बैक पिच फ्रंट पिच से, मतलब बैक पिच फ्रंट पिच से अधिक होता है। जैसा कि जब वाइंडिंग लीड को कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि वे एक दूसरे को ओवरलैप न करें और वाइंडिंग आगे बढ़ने की दिशा में ही बढ़े तो वाइंडिंग प्रोसेसिव वाइंडिंग कहलाती है। चलिए, अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपको अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, सवाल है, आपको इसे हल करना है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, एक घर में 40 वाट के 16 बल्ब और 75 वाट के 8 पंखे, 1500 वाट का एक हीटर और 0.5 HP का एक पंप मोटर है। दक्षता इसकी 80% और शक्ति गुणांक 0.8 लॉगिंग है। यदि सप्लाई वोल्टेज 230 वोल्ट है तो वह न्यूनतम करंट लगभग कितना है जो सब मेन केबल को वहन करना चाहिए? मान लीजिए कि जो 1 HP बराबर 735 वाट दिया गया है। दोस्तों, आपको इसे हल करना है। आप हल करेंगे तो इसका जो उत्तर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर डी, 14 एम्पियर राइट आंसर होगा। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इस फार्मूले पर इस सारा मान रख देंगे तो आपका जो उत्तर निकल कर आ जाएगा, देख सकते हैं, सही उत्तर होगा। दोस्तों, इसमें लास्ट में आपका मान धारा बराबर निकाल लेंगे तो पी अपान वी, दोस्तों इसका जो फार्मूला होता है यहाँ पर मान रखेंगे तो आपका जो उत्तर निकल कर आ जाएगा, यहाँ पर सही उत्तर होगा 14, लगभग 14 आ जाएगा। दोस्तों, इस जो सवाल है ये आपको खुद से हल करना है, अगर ना आए तो बताना, हम आपको समझा देंगे। चलिए, वीडियो काफ़ी लंबा बन रहा है, इसीलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। काम करने की क्षैतिज स्थिति के साथ सड़क पर प्रकाश देने के लिए सबसे उपयुक्त लाइट्स कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सोडियम वेपर लैंप्स का प्रयोग किया जाता है। इंकैंसिडेंट लैंप का प्रयोग साधारणतः घरों में प्रकाश के लिए करते हैं और फ्लोरोसेंट लैंप का प्रयोग भी घरों के प्रकाश यानी कम तापमान के लिए तथा कम लाइट खपत के लिए करते हैं। चलिए, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज वाले लाइट फैन सब सर्किट के लिए न्यूनतम एल्युमिनियम कंडक्टर का आकार क्या होना चाहिए? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 200 वोल्ट मतलब 250 वोल्ट ग्रेड और 1/1.4 mm होना चाहिए। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए, अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, इंडस्ट्रियल परिवेश के लिए स्वीकार्य अधिकतम बाधा के स्तर को किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, IEC 61,000 और 6 मानक का प्रयोग करते हैं। इस मतलब इससे परिभाषित करते हैं। चलिए, अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, CTS वायरिंग में केबल्स अच्छी तरह से परिपक्व यानी वेल सील्ड और सीधी सागौन की लकड़ी पर लगाए जाते हैं जिसकी मोटाई इनमें से किससे कम नहीं होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 10 mm इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, देख सकते हैं। आपका अगला प्रश्न, घरों की वायरिंग के केबल पर दिए गए 12 और 2G NM का क्या अर्थ है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, क्रमशः आकार के तारों की संख्या ग्राउंडेड और गैर धात्विक इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इसकी जानकारी दी, इंजीनियरिंग में वस्तुओं की विशेषताओं को
प्रायः सांकेतिक व कोड के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि दोस्तों 12 2G NM में क्रमशः तार का आकार तारों की संख्या ग्राउंडेड व गैर धात्विक प्रदर्शित करता है। ये कुछ इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट था। अगला प्रश्न, घरेलू विद्युत उपकरण ज़्यादातर किस वोल्टेज पर काम करते हैं? राइट आंसर 230 वोल्ट AC पर कार्य करते हैं और यह प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल का मान होता है। अगला प्रश्न, चालू करने से पूर्व प्रत्येक उपकरण की विद्युत रोधी प्रतिरोध हेतु जांच करनी चाहिए। जल तापक के लिए विद्युत रोधी प्रतिरोध का मान डैश से कम नहीं होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 0.5 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न दिया गया है, समान लंबाई और विशिष्ट प्रतिरोध परंतु 3% निम्नतर व्यास सहित एलिमेंट का उपयोग करते हुए आप किस वैद्युतिक टोस्टर के एलिमेंट को बदलते हैं? एलिमेंट बदलने के बाद कार्यकारी तापमान का क्या होगा? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, तापमान लगभग 3% बढ़ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस प्रकार की वॉशिंग मशीन में ड्रम की भारित कपड़ों को धोने के लिए घूर्णन करता है? राइट आंसर ट्रम्बलर प्रकार का है, जो कि देख सकते हैं। अगला प्रश्न, फूड मिक्सर की गति की रेंज क्या होती है? राइट आंसर दोस्तों 3000 से 1400 RPM तक होती है। चलिए, जैसा कि फूड मिक्सर में यूनिवर्सल मोटर प्रयोग की जाती है। यूनिवर्सल मोटर AC तथा DC दोनों प्रकार की सप्लाई पर प्रचलित होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस ईंधन नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कोल तार। ये ठोस ईंधन नहीं है। बाकी दोस्तों कोयला है, पीट है, लकड़ी, ये सभी ठोस ईंधन के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न, जब टरबाइनों पर वाष्प छोड़ी जाती है तब टरबाइन डैश पैदा करती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यांत्रिक ऊर्जा पैदा करती हैं। जैसा कि दोस्तों इस यांत्रिक ऊर्जा की सहायता से जनरेटर या अल्टरनेटर चलाकर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। अगला प्रश्न, पेनस्टॉक को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सर्ज टैंक बचाता है। जैसा कि दोस्तों सर्ज टैंक आवश्यक जल की मात्रा को टरबाइन को देता है और पेनस्टॉक पर दबाव को नियंत्रित करने में सहयोग देता है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक गैस। ये गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं, जबकि दोस्तों जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा ये सभी परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, निम्न प्राकृतिक गैस और परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है वो जो दिया गया प्राकृतिक गैस जो है, और जबकि ऊर्जा जल, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा इत्यादि ये परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। अगला प्रश्न, जल विद्युतीय स्टेशन में उपयोग किए जाने वाले प्रत्यावर्तक डैश प्रकार का होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सेलियंट पोल प्रत्यावर्तक इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन का स्पैन 200 मीटर है। लाइन कंडक्टर का भार प्रति मीटर 0.7 किलोग्राम है। यदि अधिकतम स्वीकार तनाव 1400 किलोग्राम है तो अधिकतम सैग कितना होगा? दोस्तों देख सकते हैं, गौर करें कि दोनों सिरों पर ट्रांसमिशन लाइन की एक ही स्तर बनी हो। दोस्तों इसको आप हल करोगे तो आपका जो उत्तर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर सी 2.5 मीटर इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों W बराबर इतना दिया, L बराबर इतना, T बराबर इतना, और दोस्तों फार्मूला होता है इतना। यहाँ पर रख देंगे, मान को सिर्फ रखना है और कैलकुलेशन कर लेना है। आपका जो उत्तर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर सी 2.5 मीटर निकल कर आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, ओवरहेड इंसुलेटर के लिए आमतौर पर प्रयुक्त किए जाने वाली सामग्री कौन सी है? राइट आंसर पोर्सलिन इसका सही उत्तर है। जैसा कि यह यांत्रिक सामर्थ्य उच्च होना चाहिए, परावैद्युत सामर्थ्य उच्च होना चाहिए, विद्युत रोधन प्रतिरोध उच्च होना चाहिए, छिद्र रहित होना चाहिए और नमी तथा वायुमंडलीय गैसों से अभेद होना चाहिए। ये कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। अगला प्रश्न दिया गया है,
निम्न वोल्टेज वितरण प्रणालियों में सामान्यतः प्रयुक्त संयोजन का प्रकार है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए डेल्टा स्टार। ये सभी इसके प्रकार हैं। जैसा कि दोस्तों निम्न वोल्टेज वितरण प्रणाली में जहां चौथे न्यूट्रल तार की आवश्यकता पड़ती है वहां बहुत ही उपयोगी होता है। इसके अलावा संचरण प्रणाली के प्रारंभ में वोल्टता उच्च करने में किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सामान्यतः वितरण प्रणालियों में नहीं किया जाता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एक फेज 4 तार का प्रयोग नहीं करते हैं। जबकि दोस्तों एक फेज 3 यानी 3 तार प्रणाली का प्रयोग करते हैं। 3 फेज 3 तार प्रणाली का प्रयोग करते हैं। 3 फेज 4 तार का प्रणाली का प्रयोग करते हैं। जबकि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, इसका प्रयोग नहीं किया जाता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मानक वोल्टेज प्राथमिक वितरण के लिए उपयोग किया जाता है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 11 केवी यानी 11 किलोवोल्ट का प्रयोग किया जाता है। और प्राथमिक वितरण में मानक वोल्टेज जो है 11 किलोवोल्ट होता है तथा द्वितीयक वितरण सिस्टम में 440 वोल्ट होता है, जिसमें 3 फेज 4 तार का प्रयोग किया जाता है जो कि घरेलू के लिए उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से उपभोक्ता वितरण के लिए प्रयुक्त ट्रांसफार्मर वाइंडिंग परिवर्तन पहचान कीजिए। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी डेल्टा सी स्टार इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों ये थे आज के हमारे प्रश्न, जो कि दोस्तों लगभग 150 प्रश्न से ज़्यादा ही होंगे जो कि ख़त्म हो गए। दोस्तों हमने सभी टॉपिक को क्लियर किया है, कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं छूटा है, हर टॉपिक से हमने प्रश्न लिए हैं। दोस्तों अगर यहाँ से आप तैयारी करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ से एक भी प्रश्न बाहर जाने वाला नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसकी व्याख्या इतनी अच्छी दी गई है कि इससे बाहर प्रश्न जा ही नहीं सकता। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।